हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 10वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? करण ने कहा और कृतिका ने बस एक कड़वी सी स्माइल के साथ जवाब दिया, करण तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। साफ साफ कहो तुम्हें क्या कहना है। करण ने चिढ़ते हुए कहा और इस बात पर कृतिका चिल्लाने लगी, बस करो करण, कितना नाटक करोगे? क्या मिल रहा है तुम्हें मुझे ऐसे तकलीफ देकर? करण अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, कृतिका तुम मेरे तुम मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो। मैं नहीं जानता कि तुम क्या बोल रही हो। यही कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुम मेरे लिए यहाँ आए हो, कृतिका ने कहा और करण ने जवाब दिया, तुम मेरी हमदर्दी को प्यार समझ रही हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। और सबसे ज़रूरी बात है कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई भी अपनी जान दे। तो ये बात रीति पे क्यों नहीं लागू होती? तुम भी अपनी हमदर्दी को प्यार समझ रहे हो। करण तुम बस रीति से प्यार करने का नाटक कर रहे हो क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तुम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इस चक्कर में तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। उसका क्या? तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम रीति का सोचोगी तो मेरा कौन सोचेगा? कृतिका की बातों से करण को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो खुद की फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज भी हो रहा था। कृतिका की बातों से करण को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन खुद की फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज भी हो रहा था। लेकिन अब वो इस बात को लेकर तो क्लियर था कि कृतिका काफ़ी टॉक्सिक है और वो अब उसकी बेवकूफ़ियों को नहीं झेल सकता। करण तुम रीति से नहीं मुझसे प्यार करती हो। तुम क्यों? कृतिका आगे कुछ भी बोल पाई इससे पहले करण के सब्र का बांध टूट गया। जस्ट शट अप, करण ने कृतिका पर चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था कि कृतिका क्या करने की कोशिश कर रही है और वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि फिर से उसे अपनी ज़िंदगी और फीलिंग्स के साथ खेलने का मौका दे। देखो कृतिका, तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ये सोचना है कि मैं रिति से प्यार नहीं करता तो सोच लो। अगर तुम्हें ये सोचना है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ तो सोच लो। बिकॉज एज आई सेड आई डोंट केयर। तुम कितनी भी गलत फहमी पाल लो, लेकिन मेरे पास इतनी अकल तो है कि मैं सच देख सकूं। इतना कहकर वहां से जाने ही वाला था कि उसने फिर से कृतिका की तरफ देखा और बोला, हाँ एक बात और मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं रिति से प्यार करता हूँ। अब वो क्यों और कैसे मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे अपने पास चाहिए और अपने साथ चाहिए हमेशा के लिए। और अगर तुम मुझे उसके आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम आज तक वो कारण देखती आई हो जो मैंने तुम्हें दिखाया। तुम रीति को फिर चोट पहुंचाने की कोशिश करो तो तुम्हें मेरे दूसरे रूप का भी पता चल जाएगा। बिकॉज ऑनेस्टी आई एम नॉट जेंटलमैन। इतना कहकर वो वहां से जा रहा था, तभी कृतिका ने उसके पीछे जाते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और करण ने बिना पीछे देखे उसको धक्का दे दिया और कृतिका बहुत जोर से जाकर जमीन पर गिर गई। लेकिन करण ने इस बार उसे पलटकर नहीं देखा। और ये बात झूठ होगी अगर हम कहें कि कृतिका में अब फिर से हिम्मत है कि वो करण को बहलाने फुसलाने की कोशिश करे, क्योंकि करण की बातों से वो ऑलरेडी घबरा गई थी। करण गाड़ी चला रहा था और वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कृतिका को इस बार तो वार्निंग देकर नहीं छोड़ने वाला। इस पागल लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचते सोचते गाड़ी अपने घर के सामने रोक दी और बाहर देखते हुए कहा, लेकिन उससे पहले कुछ और करना है। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल गया। ये करण इतना बदतमीज है। मम्मी कल मेरी बात बीच में काट कर कहीं चला गया, रात को खाने पे भी नहीं आया, और हाउ डेयर ही कि सुबह मुझे बिना गुड मॉर्निंग बोले चला गया। अब लौट कर तो घर ही आएगा ना, उसको दिखा दूंगी कि मैंने क्या गलती की है। मैं तो बात ही नहीं करने वाली उससे। रिति सोफे पे बैठी हुई थी और करण की माँ भी उसी के साइड में बैठे बैठे कोई किताब पढ़ रही थी। रिति कब से बकबक कर रही थी। उन्होंने रिति की तरफ देखा और बोली, ठीक है एक काम करते हैं, दोनों मिलके सबक सिखाते हैं, मैं भी बात नहीं करूँगी। ओह ये तो सोने पे सुहागा होगा, रिति ने हंसते हुए कहा। और तभी वहाँ करण आ गया और बोला, रिति। रिति ने उसकी तरफ देखा और थोड़ी देर देखती रही और अपना मुंह मोड़ लिया। मुझे नहीं करनी तुमसे बात, रिति ने कहा। और वो कुछ बोलने वाला था, तभी उसने कुछ सोचा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ
मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कुछ बोल पाई इससे पहले रिति बीच में बोल पड़ी, लेकिन उन्हें भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। करण और उसकी माँ दोनों ने एक साथ रिति की तरफ देखा। करण ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मुझे ज़रूरी बात करनी है। और वो आगे हाँ या ना बोल पाई इससे पहले करण उनका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाने लगा। तभी रिति ने उसकी माँ का दूसरा हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और करण ने रिति की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसका हाथ अपनी माँ के हाथों से अलग कर दिया और अपनी माँ को वहाँ से उनके कमरे में ले गया। अब रिति की आंखों में आंसू बनने लगे थे। अब ये मुझसे बात छुपाता है। शायद इसे सच में प्रॉब्लम है कि मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और वो रोते रोते अपनी कंपनी रूम में चले गए। क्या उस लड़की ने सच में ये सब किया, वो भी अपनी बहन के साथ? करण की माँ ने शौक होकर कहा और करण ने सिर्फ अपना सर हिलाया। लेकिन ये क्राइम है, हमें उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। क्या भरोसा है कि वो फिर से ऐसा कुछ नहीं करेगी, उन्होंने गुस्से से कहा। और करण ने उसके कंधे पे अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, माँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सब पापा कर लेंगे। अभी उससे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? माँ मैं ये अब और नहीं छुपाना चाहता रिति से। मैं उसको और अंधेरे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो करण की माँ ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, करण मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। जहाँ तक मैं सुनती आई हूँ रिति अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। मेरी बात मानो तो रहने दो। वो नहीं सह पाएगी ये सच, उसका दिल नहीं सह पाएगा ये सब, उन्होंने परेशान होते हुए कहा, क्योंकि करण और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे। लेकिन कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही है। मैं जानता हूँ कि ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। और हम सब है ना उसके साथ। मैं हूँ उसके साथ, लेकिन मैं अब और कृतिका को नहीं खेलने दूंगा रिति के और मेरी जिंदगी के साथ, करण ने कहा। और उसकी माँ सोच में पड़ गई। उन्होंने बस अपना सर हाँ में हिलाया और करण ने उन्हें हक कर लिया। इस वक्त वो इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को रिति के घर वालों से कंपेयर करके देख रहा था और वो खुद को काफ़ी खुश नसीब समझ रहा था। थैंक यू सो मच माँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप मेरे साथ हो। करण अपने रूम में आया और उसने देखा कि रिति बेड पर तकिए में अपना मुंह गड़ाए रो रही थी। वो इतना रो रही थी कि उसकी सिसकियों की आवाज़ साफ साफ उसे दरवाजे तक सुनाई दे रही थी। करण अपने रूम में आया और उसने देखा कि रिति सच में रो रही थी। वैसे करण को पता नहीं था कि वो रो क्यों रही है, लेकिन फिर भी वो रिति के रोने से ज़्यादा इस बात से परेशान था कि रिति इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगी कि अपनी जिस बहन से वो इतना प्यार करती है उसके लिए वो मैटर भी नहीं करती। वो अंदर गया, उसने बेड पर बैठते हुए रिति को आवाज़ लगाई, रिति। रिति ने फिर भी जवाब नहीं दिया, तो उसने फिर से बोला, रिति क्या है? उसने सीधे बैठते हुए करण को देख कर बोला। थोड़ा रुककर उसने गुस्से से बोला, क्या हुआ, बोलो, क्यों आए हो यहाँ पर? याद आ गया कि ये तुम्हारा रूम है और यहाँ रिति नाम की लड़की रहती है? करण ने परेशान होकर पूछा, रिति क्या हुआ? और रिति ने उसको धीरे से धक्का देते हुए बोला, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। रिति क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? करण ने पूछा और रिति ने अपना मुंह फेर लिया। तुम्हें क्या करना है? बताओ तो सही, हुआ क्या है? करण ने प्यार से बोला और रिति ने झट से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब ये भी मैं बताऊं? और थोड़ी देर बाद वो खुद बोली, करण। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी और करण बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ ना। क्या बताऊँ? तुम कल से ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो, लेकिन ऐसे इग्नोर मत करो। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो अंदर से अभी भी रो रही है। रिति मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। करण ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिति ने उसका हाथ झटक दिया और फिर रोते हुए बोली, अच्छा तो कहाँ चले गए थे कल मेरी बात बीच में छोड़कर? और फिर रात को घर भी देरी से आए, सुबह जल्दी चले गए, जबकि तुम्हारी वजह से आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैंने मम्मी से झूठ बोला कि कॉलेज में खा लूँगी, जब भी तुम्हारी वजह से मैंने लंच भी नहीं किया। और वो फिर रोने लगी और थोड़ी देर बाद चीख कर बोली, सुबह से भूखी हूँ मैं, लेकिन तुम्हें क्या? रिति प्लीज़ रोना बंद करो। वो कुछ आगे बोलने वाला था, लेकिन रिति ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ये सब नाटक मत करो, सीधा सीधा बोल दो तुम्हें जलन होने लगी है मुझसे। क्या? करण ने कंफ्यूज होकर कहा और रिति फिर बोलने लगी, हाँ
तुम्हें मुझसे जलन होती है क्योंकि तुम्हारे घर वाले अब मुझसे इतना प्यार जो करने लगे हैं, क्योंकि पापा मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। इसलिए तो मेरी सोच की ठीक से तारीफ भी नहीं की और ऐसे ही रूढ़ की तरह चले गए। और आज मैं मम्मी से बात कर रही थी तब भी तुम बीच में आकर उन्हें ले गए, और अब तो तुम मुझसे बातें भी छिपाने लगे हो, वरना मेरे सामने बात कर सकते थे तुम मम्मी से। रिति ने एक सांस में ये सब बोल दिया और अब वो करण को गुस्से से और अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। वहीं दूसरी ओर करण बस चुपचाप रिति को देख रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि उसकी हंसी ना छूटे, क्योंकि रिति पहले ही इतना गुस्सा थी और ऐसे में अगर वो हंसता तो शायद वो करण का मुंह तोड़ देती। करण ने एक लंबी सांस ली और रिति के गालों को अपने दोनों हाथों में लिया। रिति ने इस बार उसे नहीं रोका, वो बस उसे गुस्से से घूर रही थी। रिति, वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, मैं क्यों जेलस होऊंगा? जो मेरा है वो तुम्हारा है, चाहे फिर वो ये घर हो या मेरे पेरेंट्स। मेरी माँ तुम्हारी माँ है, मेरे पापा तुम्हारे पापा। उसने अपने हाथों से रिति के आंसू पोंछे और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, रिति, ऐसा कभी मत सोचना। तुम भी ना कभी कभी ऐसी बातें करती हो कि लोगों को हंसी आ जाए। करण ने रिति को एक छोटी सी स्माइल दी और रिति ने उसको गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरी बातें सुनकर हंसी आती है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल क्या मतलब मैं कुछ सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। मतलब मैं रो रही हूँ और तुम्हें हंसना है। करण, यू आर डिस्गस्टिंग, उसने गुस्से से कहा और इस बार करण जोर जोर से हंसने लग गया। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, करण ने कहा और वो अपनी हंसी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिति ने उसके हाथों को झटकते हुए बोला, मुझे करनी ही नहीं है तुमसे बात। इतना कहकर वो बेड से उठकर जाने लगी। तभी करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया, जिसकी वजह से वो झटके से करण के ऊपर गिर गई और करण भी बेड पर गिर गया। अब करण बेड पर था और करण के ऊपर रिति। करण ने रिति की आंखों में देखा और वो मुस्कुराने लगा और रिति अब भी उसे गुस्से से घूर रही थी। उसने करण के ऊपर से उठने की कोशिश की, लेकिन करण ने अपने एक हाथ से रिति को उसकी कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़कर रोक लिया। और अगले ही पल करण ने पोजीशन स्विच कर ली और अब रिति करण के नीचे थी और करण रिति के ऊपर। ये क्या कर रही हो तुम? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? तुमसे नहीं करनी मुझे बात। रिति ने करण की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा और करण ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तो मत करो बात, लेकिन इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे पास है, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा मौका बात करने में बर्बाद करेगा। बकवास बंद करो। क्योंकि करण ने उसकी बात से पूरी होने के पहले उसके होठों पर एक पिक दिया और वो चुप हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण को देख रही थी और फिर करण फिर से नॉन स्टॉप रिति को उसके पूरे फेस पर छोटे छोटे पिक देने लगा और थोड़ी देर बाद वो पीछे हट गया और उसने रिति की आंखों में देखा और एक स्माइल की और रिति का हाथ छोड़ दिया और वो उसके ऊपर से उठने ही वाला था, लेकिन इस बार रिति ने उसका कॉलर पकड़कर खींचा और उसके लिप्स पर अटैक किया। अब करण सदमे में था। वो इतना शॉक था कि पहले तो उसने रिति को किस भी नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने किया। रिति उसको बिल्कुल भूखी शेरनी की तरह खाए जा रही थी। उसके हाथ उसके कॉलर से हटकर उसके गर्दन तक पहुंचे। वो उसको और भी ज़्यादा डीपली किस किया जा रही थी। अब उन दोनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी रिति करण को छोड़ा और करण सीधे बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा। रिति भी उठकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों नॉर्मल हो गए तो करण ने रिति को देखते हुए बोला, ये क्या था? मेरा गुस्सा था, रिति ने करण को घूरते हुए कहा और थोड़ा रुक कर वो फिर बोली, वैसे भी शुरू तुमने किया था तो मैंने खत्म कर दिया, हिसाब बराबर। रिति, तुम अभी भी गुस्सा हो? अब बस भी करो प्लीज, आई एम सॉरी ना। करण ने रिति का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या सॉरी? ऐसे नहीं चलता, सॉरी के साथ रीजन भी देना होता है गलती का। तुम्हारे पास कोई तो वजह होगी जो तुम कल ऐसा बर्ताव कर रहे थे, रिति ने कहा और अब करण परेशान हो गया था। उसने बस रिति की आंखों में देखा और उसकी हथेली को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, रिति, आई एम सॉरी, मैं कल थोड़ा डिस्टर्ब था। मैंने खुद पर गुस्सा था मैं खुद पर गुस्सा था कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मुझे अब तक इसकी वजह नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा था, तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। इतना बोलकर वो रुक गया
और नीचे देखने लगा तो रिति ने उसके गालों पे अपना हाथ रखते हुए बोला, तो फिर क्या लगता है तुम्हें? करण ने फिर से रिति की तरफ देखा और बोला, हम्म तुमने ही तो कहा था ना, तुमने ही तो कहा ना, तुमने बहुत सोचा, तो अब इतना सोचने के बाद क्या लगता है तुम्हें कि क्यों करती हो तुम मुझसे प्यार? करण ने अपने दोनों हाथों से रिति के फेस को पकड़ा और बोला, देखो रिति, मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो वाई, बट आई रियली लव यू। मैं नहीं बता सकता तुम्हें कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे नहीं मुझे नहीं पड़ता फर्क कि मेरे पास प्यार करने की वजह नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहता। अब रीति इमोशनल हो गई और उसने कहा, मुझे भी कोई वजह नहीं चाहिए कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। मेरे लिए ज़रूरी है कि तुम मेरे साथ हो और अपने दिल से हो। आई लव यू टू करण। इतना कहकर उसने करण को हक कर लिया। उसने अपना सर करण के ऊपर रखा और अपने दोनों हाथों में करण की कमर को घेर लिया। करण ने भी रिति को हक किया और दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। तभी रिति ने अचानक से बोला, करण। हम्म करण ने जवाब दिया और रिति ने उससे अलग होते हुए पाउट के साथ बोला, मैं अभी भी भूखी। ओह! करण ने रिएक्ट किया और फिर बोला, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। और वो वहाँ से गया। वो रिति के लिए खाना ले आया। रिति बेड पर बैठी थी तो करण भी ट्रे लेकर उसके पास गया और रिति के साइड में बैठ गया। चलो, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, करण ने कहा और एक निवाला लिया और बोला, अपना मुँह खोलो। तुम कितने क्यूट हो। इतना कहकर उसने मुँह खोला और करण उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। और थोड़ी देर बाद रिति बोली, अब मैं भी खिलाती हूँ तुम्हें। फिर उसने फिर एक निवाला लिया और करण को खिलाया। अभी करण खाना खा ही रहा था तभी रिति ने पूछा, वैसे करण, तुम इस टाइम पे तो ऑफिस में होते हो, आज इतना जल्दी घर क्यों आए हो? तभी करण की मुस्कान गायब हो गई और उसे याद आया कि वो रिति को कृतिका के बारे में बताने वाला था। उसने रिति की तरफ देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। करण ने कुछ नहीं कहा। उसने पानी का गिलास लिया और पानी पीकर उसने ग्लास और ट्रे साइड में रख दिया और रिति को देख कर, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। और इतना कहने के बाद वो नर्वस हो गया क्योंकि उसके दिमाग में ये भी था, क्या पता रिति उसकी बात पर यकीन करेगी भी या नहीं। रिति, एक्चुअली मुझे कृतिका के बारे में कुछ कहना है, करण ने कहा। और अब रिति डर गई और उसने नर्वस होकर कहा, करण, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब प्लीज़ ये मत कह देना कि तुम अभी दीदी को नहीं भूल पा रहे हो या तुम्हारे अंदर अभी भी उनके लिए फीलिंग्स है। नहीं रिति, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे कृतिका और मेरे बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे और कृतिका के बारे में बात करनी है, करण ने कहा। और रिति फिर चुप ही बैठी रही। करण ने रिति को सब सच सच बता दिया और अब वो इंतजार कर रहा था कि वो कुछ सामने से बोले। करण ने रिति को सब सच सच बता दिया और अब इंतजार कर रहा था कि वो सामने से कुछ बोले। उसने रिति की तरफ देखा जो चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठी थी। उसने अपना सर उठाकर और करण की तरफ देखा। करण ने रिति की आंखों में देखा और उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया। तो उसे लगा कि रिति सोच रही है कि करण झूठ बोल रहा है। तो उसने कॉन्वेंशनल टोन में कहा, रिति, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। कृतिका वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम उसे समझती हो। वो बस अच्छा होने का नाटक करती आई है शुरू से। करण, तुम्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई टोटली ट्रस्ट यू। तुम कभी भी मुझे झूठ नहीं बोलोगे, मुझे अच्छे से पता है। प्यार किया है क्योंकि भरोसा करती हूँ तुम पर, रिति ने कहा। जबकि इसकी उम्मीद करण के दिल में बहुत कम थी लेकिन सबसे हैरानी की बात उसके लिए ये थी कि रिति ये सब मुस्कुराती हुई बोल रही थी और ये चीज़ करण को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ मीठा भी खाना है, अब जाओ जाकर कुछ मीठा ले आओ, रिति ने हंसते हुए कहा। क्या? करण ने कंफ्यूज होकर कहा तो रिति ने गुस्से से कहा, एक बार में समझ नहीं आता क्या? जाओ कुछ मीठा ले आओ, खाने के बाद मीठा तो खाते हैं ना, इतना भी नहीं मालूम तुम्हें? अब जल्दी जाओ। आखिरी आखिरी वक्त रिति ने करण को जबरदस्ती बेड से उठाने की कोशिश करते हुए कहा। करण अपनी जगह से उठा और किचन की तरफ अपना रास्ता पकड़ लिया। वो किचन में गया और उसने फ्रिज खोला और उसे हलवा दिखा। उसने 2 कटोरी में हलवा लिया और वो फिर से अपने रूम में गया लेकिन उसे वहाँ रिति नहीं दिखी। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और तभी उसे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसने देखा कि रिति बाहर आ गई। ले आए तुम स्वीट्स? रिति ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। करण ने बस अपना सर हिलाया।
वो भाग कर करण के पास आई और उसके हाथ में से कटोरी ले ली। थैंक यू। और वो बैठकर खाने लग गई। लेकिन करण अभी भी कंफ्यूज था कि रिति इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। उसने प्यार से पूछा, रिति। रिति ने अपना सर उठाया और करण की तरफ देखा। तुम ठीक तो हो ना? करण ने पूछा। मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल फैंटास्टिक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? खाओ ना। इतना कहकर उसने अपनी कटोरी साइड में रखकर अपनी जगह से उठी और करण के हाथ से कटोरी ली और उसको खिलाने लगी। अपना मुंह खोलो। खोलो ना, उसने फिर से कहा। उसी रिति को करण ने कृतिका के बारे में अपने पापा से बात की। उसी रात को करण ने कृतिका के बारे में अपने पापा से बात की। वो नहीं चाहता था कि वो फिर रिति के आसपास भी भटके, इसलिए उसने अपने पापा की हेल्प से उस पर एक लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग केस फाइल कर दिया ताकि उसे अपने किए की सजा भी मिले। वैसे करण ने कृतिका पर वो इल्ज़ाम भी लगाए थे जो उसने किया ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी हाल में कृतिका को बचाने का मौका नहीं देना चाहता था। वो अपने रूम में आया और उसने देखा कि रिति ऑलरेडी सो रही थी। वो सीधा बाथरूम गया और जब वो बाहर आया तो सीधा जाकर बेड पर अपनी साइड पे जाकर बैठ गया। उसने रिति की तरफ देखा और उसके बालों को अपने हाथों से सहलाया। उसने रिति को बहुत देर तक सिर्फ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू वेरी मच। उसने रिति के माथे पर किस किया और उसको अपनी बाहों में घेर कर सो गया। अगली सुबह जब करण नींद से उठा तो उसने देखा कि रिति उसके साइड में नहीं थी। उसने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, वो नहीं थी। करण उठा और वॉशरूम चेक किया तो वहाँ भी नहीं थी। उसने एक बार घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। स्ट्रेंज, ये इतनी जल्दी तो उठती भी नहीं है, कहाँ चली गई? इतना कहकर वो रिति को ढूंढने के लिए रूम से बाहर आया। वो हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा सोफे पर बैठे थे। वो उनसे कुछ कहने ही वाला था, तभी उसने आवाज़ सुनी, गुड मॉर्निंग करण। उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो रिति मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आ रही थी और उसके कपड़े भी पूरे खराब हो गए थे। उस पर कहीं आटा तो कहीं सॉस लगा हुआ था। वो करण के पास आई और बोली, चलो। कहाँ? करण ने पूछा और रिति ने ऑफ-वॉइस टोन में कहा, नाश्ता करने। उसने फिर उसके पापा की तरफ देखते हुए बोला, चलिए पापा। उसके पापा ने करण की तरफ देखा और करण ने भी उनकी तरफ देखा। अब आप दोनों ऐसे ऐसे ही एक दूसरे को देखेंगे, देखते रहेंगे। चलो। रिति दोनों का हाथ पकड़कर खींच के ले गई। वो दोनों टेबल पर बैठ गए और तभी करण की माँ किचन से आई और खाना टेबल पर रखा और फिर वो भी अपनी जगह बैठ गई। आज ना सारा नाश्ता मैंने बनाया है मम्मी की हेल्प से, रिति ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। खाइए ना, उसने कहा और सबने खाना शुरू किया और रिति ने पूछा, कैसा है? इट्स गुड, करण ने कहा, लेकिन वो अभी भी रिति के बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। तभी रिति ने सबका ध्यान खींचते हुए बोला, पापा हम सब नेक्स्ट संडे को फैमिली पिकनिक पे चलें? रिति, ये अचानक से करण कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी माँ ने बोला, हाँ ज़रूर चलेंगे। वैसे भी जब से रिति आई है हम सब कभी साथ में कहीं नहीं गए। करण रिति को कॉलेज छोड़ने आया था। रिति गाड़ी से उतरने वाली थी तभी करण ने कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम? रिति ने करण की तरफ देखा और कंफ्यूज होकर बोली, क्या कर रही हूँ मैं? क्या बोल रहे हो तुम? रिति ने करण की तरफ देखा और कंफ्यूज होकर बोली, क्या कर रही हूँ मैं? क्या बोल रहे हो तुम? रिति, व्हाट्स विथ योर बिहेवियर? ये क्या कर रही हो तुम? तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती हो? तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? बैठकर रोना चाहिए कि क्यों दीदी ने मेरे साथ ये सब किया? रिति ने करण की आंखों में देखते हुए कहा। करण के पास कोई जवाब नहीं था। मैं जिंदगी भर के लिए ऐसे नहीं रह सकती करण। हमेशा बच्चों की तरह रोकर अपना दर्द नहीं दिखा सकती, क्योंकि इससे वैसे भी मुझे आज तक कुछ मिला नहीं और मेरा ना ही मेरा दुख कम हुआ। अगर कुछ हुआ तो वो ये है कि मेरे आसपास के लोग मुझे जज करते हैं। मुझे पता है बचपन से लेकर आज तक मैं जब भी रोई हूँ मेरे पापा यही बोलते हैं कि मैं सिर्फ नौटंकी करती हूँ। और मैं भी मानती हूँ कि आज तक मैं बस ये सोचती थी कि मेरी उदासी से वो पिघल जाएंगे, लेकिन पिघलते तो वो है ना करण, जिन्हें कुछ फ़र्क पड़ता है। और पता नहीं मैंने ये समझने में देर क्यों कर दी कि उन्हें मुझसे या मेरी किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और दीदी जो मुझसे प्यार करती थी उन्होंने मेरे जगह तुम्हें चुना, तो शायद ये मेरी गलती है। रिति की बातें सुनकर करण समझाते हुए कहा, नहीं रिति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं करण, उन्होंने मुझे नहीं चुना क्योंकि मैं फ़ेल हो गई उनके लिए खुद को इम्पोर्टेंट साबित करने में। शायद इसीलिए क्योंकि मैंने कभी उनकी
कुछ नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया तो उनका प्यार मेरे लिए ख़त्म हो गया, जिसे मैं वापस तो नहीं ला सकती और ना ही मैं इस बारे में और सोचना चाहती हूँ। अब मैं बस। रीति कुछ बोलते बोलते रुक गई और करण ने कन्फ्यूज होकर कहा, अब बस क्या? मैं अब बस सब भूलना चाहती हूँ। रिति ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक सांस में कहा और थोड़ी देर बाद उसने करण को देखते हुए कहा, अब मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करना चाहती हूँ। मैं अब उनको खुश रखना चाहती हूँ जो मुझसे सच में प्यार करते हैं और जिन्हें मेरी चिंता है। ताकि रिति फिर बोलते बोलते रुक गई और नीचे देखने लगी तो करण ने कहा, ताकि ताकि वो मुझे खुद के दिल में ना नि खुद के दिल से ना निकालना चाहें, ताकि उनके दिल में मेरे लिए इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए और वो कल को मुझे सैक्रिफाइस करने का ना सोचे। उसने नीचे देखते हुए बोला और फिर करण की तरफ और कंटिन्यू किया, इसलिए मैं तुम्हें पापा को और मम्मी को हमेशा खुश करना चाहती हूँ। उनकी उसकी आंखों में पानी आने वाला था, तभी उसने अपनी पलकें झपकाई और फिर मुस्कुराने लगी। रिति, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला, करण बोल रहा था और तभी रिति ने रिक्वेस्ट टोन में कहा, करण प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि इस टॉपिक पर या फिर कृतिका दीदी के बारे में मैं कभी कुछ डिस्कस करूं। आई ऑलरेडी सेड कि मैं अब सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ, जो है जितना है उसी में। इतना कहकर उसने करण को हक किया, लेकिन इससे पहले कि करण कुछ कहे या फिर उसे हक करे, रिति ने उससे अलग होते हुए कहा, बाय एंड हैव अ गुड डे। इतना कहकर वो करण का रिप्लाई सुने बगैर ही वहां से बाहर चली गई। करण को पता था कि अब रिति रोने वाली है। वो जाकर रिति को जोर से हग करना चाहता था और ये बोलना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। लेकिन उसने सोचा कि रिति को थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ना चाहिए। वो जानता था कि रिति भले ही दिखा नहीं रही हो, लेकिन वो बहुत दुखी है, क्योंकि कृतिका उसकी अपनी बहन है और जब कोई करीबी इंसान दुख देता है तो दर्द बहुत चुभता है। लेकिन करण को इस बात का सुकून था कि कम से कम रिति उस पर भरोसा करती है। अगले दिन करण अपने ऑफिस में बैठकर रिति के बारे में सोच रहा था। रिति बस पूरा वक्त मुस्कुराते हुए सब कुछ कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन करण ये भी जानता था कि ऐसे तो उसके दिल में बोझ बन जाएगा। उसके दिल की बातों को, उसके दर्द को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे? वो सोच ही रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगा। ये रिति इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? उसने और वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि एक काम है। रिति ने बोला तो करण की जान में जान आई और वो बोला, हाँ बोलो। वो एक्चुअली तुम मेरे लिए ब्लू रंग की साड़ी ला दो प्लीज़, रिति ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा और करण कन्फ्यूज हो गया। साड़ी? तुम साड़ी का क्या करोगी? अचार डालूंगी। हम्म, साड़ी पहनने की चीज़ है तो ऑफ कोर्स पहनने के लिए, रिति ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा मतलब तुम्हें अचानक से साड़ी क्यों पहननी है? करण ने पूछा। वो मैं तुम्हें आने के बाद बता दूंगी, तुम बस ले आना। रिति ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। हेलो हेलो रिति। ओ गॉड, ये लड़की भी ना। रिति शीशे के सामने बैठकर अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी और पीछे देखा तो करण अभी अभी रूम में आया था। करण को देखते ही रिति ने नेल पेंट की बोतल साइड में रखी और उठते हुए करण के पास दौड़ते हुए गई और उसे हक किया। तुम आ गए? हाँ, अब हटो भी, मेरे हाथ में सामान है। रिति, करण ने कहा और रिति करण से अलग हो गई और एक्साइटेड होकर बोली, तुम साड़ी ले आए? करण ने बस अपना सर हिलाया और रिति को बैग पकड़ाया। रिति ने बैग खोल कर देखा तो वो साड़ी देखकर खुश हो गई। वाह करण, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। इतना बोलकर उसने करण को हक कर लिया और तभी करण ने पूछा, लेकिन तुम्हें साड़ी क्यों पहननी है अचानक से? करण ने बस अपना सर हिलाया और रिति को बैग पकड़ाया। रिति ने बैग खोल कर देखा तो वो साड़ी देखकर खुश हो गई। रिति करण से अलग होते हुए बोली, अरे हाँ, तुम्हें बताया ही नहीं, वो आज ना हमारे कॉलेज में फर्स्ट है, तो इसलिए मुझे साड़ी पहननी है, रिति ने कहा। तो ओह, अच्छी बात है, करण ने कहा, लेकिन तभी उसने कुछ सोचा और बोला, एक मिनट, तुमने कहा आज, लेकिन अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। हाँ तो? रिति ने करण को देखते हुए कहा और तभी करण ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, रिति, तुम कब जाओगी और कब आओगी? 7 बजे जाना है। तो इतना बोलकर वो थोड़ा सोचने लगी और फिर बोली, 10:30। हाँ, 10:30 तक आ जाऊंगी शायद। रिति, तुम इतनी रात को अकेले? करण आगे कुछ बोल पाए उससे पहले रिति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, करण प्लीज़। रिति, करण की बात फिर उसने काट दी। मैं अकेले थोड़ी
होंगी। वंश भी तो है ना मेरे साथ। वंश का नाम सुनकर करण बस चुप हो गया। तभी रीति बोली, करण मुझे पता है तुम्हें वंश से प्रॉब्लम है। इट्स ओके, नहीं जा रही मैं। रीति, कोई बात नहीं करण, आई कैन अंडरस्टैंड, रीति ने कहा और नीचे देखने लगी। उसकी उदास शक्ल देखकर करण ने कहा, रीति मैंने कभी नहीं कहा मुझे उससे प्रॉब्लम है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है और मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोक सकता। उसने अपनी उंगली से रीति के चिन्ह को उठाते हुए प्यार से बोला, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी, मैं कैसे तुम्हें दुखी करने की हिम्मत कर सकता हूँ। तुम्हें दुख कर दिया तो, दुखी कर दिया तो। रीति ने बस उसे देखते हुए कहा, तो माँ मुझे घर से बाहर फेंक देंगी। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रीति ने उसे गुस्से से देखा और उसके कंधे पर धीरे से मारते हुए बोली, यू आर सो मैनी। करण तुम पागलों की तरह हंसते रहो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू बातों के लिए। मुझे रेडी भी होना है। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने वाली थी, तभी करण ने कहा, कहाँ जा रही हो। रीति ने उसकी तरफ देखा और फिर बोली, मम्मी के पास साड़ी पहनने के लिए। और फिर वो वहाँ से चली गई। अरे मेरी बात तो सुनो, माँ तो पापा के साथ बाहर गई हैं, उसने कहा। लेकिन रीति ने सुना ही नहीं, तो वो कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। रीति को जब अपनी सास पूरे घर में नहीं मिली तो वो सोचते हुए वापस अपने कमरे में आई और तभी उसने करण को बेड पर बैठे हुए देखा। वो अपने कैजुअल कपड़ों में था और अपना फ़ोन यूज कर रहा था। आ गई वापस, करण ने उसकी तरफ देखे बगैर बोला। और तभी रीति ने नर्वसली बोला, मम्मी बिना बताए कहाँ गई हैं। करण ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ अपना फ़ोन साइड में और रिति की तरफ देखा और थोड़ी देर बस उसे देखता रहा और फिर बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक ही घर एक ही घर में रहने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता कि घर में रहने वाले लोग कहाँ। अरे मेरी बात तो सुनो, माँ तो पापा के साथ बाहर गई हैं। आ गई वापस, करण ने उसकी तरफ देखे बगैर बोला। और तभी रीति ने नर्वसली बोला, मम्मी बिना बताए कहाँ गई हैं। करण ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, अपना फ़ोन साइड में और रीति की तरफ देखा और थोड़ी देर बस उसे देखता रहा और फिर बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक ही घर में रहने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता कि घर में रहने वाले लोग कहाँ। इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो। खुद पता है तो बताओ ना। रीति ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, ये बात माँ ने सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त ही बोली थी कि आज वो लोग किसी कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं। करण ने कहा और रिति सोचने लगी और करण फिर बोला, और उन्होंने ये भी बोला बोला था कि तुम अपने छोटे से दिमाग और हाथों को तकलीफ मत देना, खाना कुक बना लेगी। आई थिंक तुम्हें बादाम खाने की ज़रूरत है। शट अप, रिति ने कहा और वो बेड के पास आई और साड़ी बेड पर रख दी और कुछ सोचने लगी। तभी करण ने कहा, बाय द वे। रिति ने करण की तरफ देखा और वो फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें साड़ी पहना सकता हूँ। रिति उसे घूरने लगी और करण ने विंक किया और फिर अपने नीचे वाले होंठ को अपने दांतों से चबाते हुए बोला, क्या ख्याल है, तुम्हें अपनी वाइफ पे लाइन मारती हुई शर्म नहीं आती क्या। रिति ने कहा और करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या दूसरों की वाइफ पे मारूं। शिट, हाउ चीप। इतना बोलकर उसने साड़ी बेड से उठाई और वहाँ से चेंजिंग रूम में जाने लगी और अंदर जाने से पहले एक बार पलट कर करण को देखा और बोली, और हाँ तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे साड़ी पहनना आता है। इतना बोलकर वो अंदर चली गई और करण बस उसकी हरकतों पे हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि रिति झूठ बोल रही है। करण, रिति अंदर आकर खुद को कोसते हुए बोली, कितनी बेवकूफ़ है तू रिति। तुझे साड़ी पहना आता है लेकिन तुझे साड़ी पहनाना आता है लेकिन पहनना नहीं। ऐसे कैसे फैशन डिज़ाइनर बनेगी तू। अब क्या करूँ मैं। ओ गॉड। फिर उसने सोचा और पहले अपने कपड़े बदल लिए और ब्लाउज़ और पेटीकोट पहन लिया और फिर सोचने लगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो साड़ी नहीं बांध पाई, तो उसके पास एक ही रास्ता बचा था, उसने हाथ में साड़ी उठाई और अपना मुंह उठाकर वो बाहर आ गई। करण ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और उसने उस तरफ देखा तो रिति वहाँ थी, हाथों में साड़ी पकड़े, जिससे वो अपने ब्लाउज और साड़ी के बीच का गैप कवर करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी कमर छुपा सके। उसने थोड़ा हिचकते हुए बोला, करण तुम मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज़। ओह, किसी ने कहा था कि उसे साड़ी बांधना आता है। करण ने रिति को ताना मारते हुए कहा, सॉरी ना प्लीज़ करण, मैं लेट हो जाऊंगी। रिति ने कहा और उसे ऑलरेडी वहाँ वैसे खड़े होने में शर्म आ रही थी। रिति तुम्हें क्या लगता है कि उस साड़ी से तुम अपनी हॉट एंड सेक्सी कमर को मुझसे छुपाने के इंटेंशन के साथ मेरी हेल्प ले सकती हो। रिति तुम्हें क्या लगता है।
करण रिति के साथ फ्लर्ट कर रहा था और इस बात पे रिति चिढ़ गई। करण चुप करो वरना मैं तुम्हें कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। ओप्स मैं तो डर ही गया, करण ने डरमैटिकली कहा। रिति ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है या नहीं? नहीं, इतना कहकर करण फिर से अपना फ़ोन देखने लगा। तभी रिति गुस्से से बोली, ठीक है मत करो हेल्प मेरी, तुम्हें पता ही मुझे पता ही था तुम ऐसे ही हो, बदतमीज। पहले सोच रहा था हेल्प कर दूं, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा, करण ने फ़ोन से अपनी नज़र हटाए बगैर बोला। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए भी नहीं, रिति ने गुस्से से कहा। लेकिन तभी उसने सोचा कि फिर वो साड़ी पहनेगी कैसे। तभी उसने बोला, करण प्लीज़ कर दो ना हेल्प, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा है क्या? करण ने रिति की तरफ देखा और फिर उसने बस अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा। जब उसने रिति का लास्ट सेंटेंस सुना और रिति ने नर्वसली बोला, हाँ मतलब बहुत कुछ मांगा है, लेकिन तुम मेरे डियर लवली डवली हस्बैंड हो ना, तो तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा मेरे लिए सब कुछ? यू नो ना हाउ मच आई लव यू। हम्म, क्या ड्रामा क्वीन हो तुम। हाँ, करण हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। करण प्लीज़, रिति ने फिर से कहा। ओके फाइन, इतना कहकर उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और बेड से उठकर रिति के पास जाने लगा। वो जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था, रिति की धड़कनें तेज होने लगी। उसने करण से हेल्प करने के लिए पूछा तो था, लेकिन अब वो खुद को समझ ही नहीं पा रही थी। उसने साड़ी पर अपनी मुट्ठी और जोर से कस ली। करण फाइनली उसके सामने आ गया और उसने रिति के हाथ से साड़ी पकड़ ली, लेकिन वो साड़ी को छोड़ ही नहीं रही थी। अब दे भी दो, करण ने कहा और रिति ने साड़ी छोड़ दी। करण ने साड़ी का एक कोना पकड़ा और उसे रिति के कमर पर लपेटने लगा और जब करण की उंगलियों ने रिति के कमर को टच किया, तब उसे अपने बदन में गुदगुदी होने लगी और वो जोर जोर से हंसने लगी। करण ने उसे अजीब तरीके से देखा और बोला, क्या हुआ? ओह सॉरी, लेकिन तुम टच मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है, रिति ने हंसते हुए कहा। क्या? रिति तुम सच में पागल हो, अब सीधी खड़ी रहो और हंसो मत। एक तो तुम्हारी छोटी हाइट की वजह से मुझे वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें साड़ी पहनाने में, करण ने कहा और फिर वो फिर से उसे साड़ी पहनाने लगा और वो फिर से हंसने लगी। करण तुम्हें कहा ना टच मत करो, तो बिना टच किए साड़ी कैसे पहनते हैं? करण ने कहा और रिति फिर भी हंसे जा रही थी। तभी करण ने उसकी कमर पकड़कर उसे करीब खींचा और उसके लिप्स पर किस करके उसे चुप करा दिया। उसने एक हाथ में साड़ी पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उसने रिति को पकड़ रखा था। रिति चुपचाप बस सोच रही थी कि हो क्या रहा है, और तभी करण ने उससे अलग होकर उसे छोड़ दिया और कहा, अब सीधी खड़ी रहो और अब मुझे डिस्टर्ब किया तो तुम्हें फिर किस कर दूंगा। करण वहाँ खड़ा होकर उसकी साड़ी के प्लेट्स बनाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने प्लेट्स को पकड़कर रिति के पेटीकोट में उसे टक कर दिया। रिति बस वहाँ चुपचाप खड़े होकर करण को साड़ी बांधते हुए देख रही थी। करण ने साड़ी का पल्लू पकड़ा और उसे रिति के कंधे पर पिन कर दिया। रिति फिर वो रिति के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और नीचे से उसकी साड़ी की प्लेट्स ठीक करने लगा। उसके बाद उसने ऊपर देखा और रिति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, डन। वो खड़ा हो गया और उसने रिति के कंधों को पकड़ा और उसे शीशे के पास ले गया। रिति ने आईने में देखा जिसमें वो नीले रंग की चमकीली साड़ी पहनकर खड़ी थी और उसके पीछे करण खड़ा था। रिति बहुत सुंदर लग रही थी। करण चलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब रिति को शीशा नहीं, बस करण की पीठ दिख रही थी। करण ने शीशे के सामने रखी चूड़ियाँ उठाई और वो पलट गया। उसने रिति की आंखों में देखा और बिना आई कांटेक्ट तोड़े उसने रिति की एक कलाई अपने हाथ में ली और उसके हाथ में चूड़ियाँ पहनाने लगा। रिति बस करण को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद करण ने रिति के दूसरे हाथ में भी चूड़ियाँ पहना दी। रिति बस करण को देखे जा रही थी। करण ने अपना माथा रिति के माथे पर टकराते हुए बोला, प्यारी लग रही हो। रिति बस मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम स्वीटहार्ट। करण ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा और रिति ने खिलकर मुस्कुराते हुए करण को हक कर लिया। करण रिति को कॉलेज छोड़ने आया है। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। करण तुम्हें मुझे पिकअप करने की ज़रूरत नहीं है, वंश मुझे छोड़ देगा घर। और हाँ, तुम खाना खा लेना, ठीक है? और मेरे आने से पहले सो मत जाना, ठीक है? और अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो थोड़ी सी टेंशन ले लेना, ठीक है? अगर मुझे किसी ने किडनैप कर लिया तो पुलिस कंप्लेन कर लेना, ठीक है?
ठीक है, समझ गया मैं। तुम्हें पता है, तुम दुनिया की पहली इंसान होगी जो अपने हस्बैंड से ये सब कह रही हो, करण ने कहा और फिर रिति ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, वो कैसे? यूजली लोग अपने घर वालों को ये बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन तुम तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेन करके जा रही हो कि बुरे से बुरे क्या होगा, करण ने कहा और तभी रिति ने इतराते हुए कहा, ये स्मार्ट लोगों की निशानी है। रियली फाइन मिसेस स्मार्ट, अब जाओ और हाँ, अपना ख्याल रखना और कुछ दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ चलो बाय, मुझे लेट हो जाएगा, रिति ने गाड़ी से उतरते हुए बोला। ओके बाय एंड एंजॉय। पापा, एक बार फिर देख लीजिए, कोई और चांस नहीं है ना इसमें उसके बचने का? थोड़ी देर बाद करण अपने पापा से बात कर रहा था। अपने पापा के करण अपने पापा के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में कोई फाइल थी। उसके पापा ने फाइनली करण की तरफ देखा और एक लंबी सांस छोड़ने के बाद बोला, करण, कृतिका के ऊपर मैंने तुम्हारे साथ फाइनेंशियल धोखाधड़ी के केस किया है। उसके बाद तुम्हें मेंटली हैरेस करने का भी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर। इन सब के बावजूद तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बच जाएगी? बिकॉज दीज आर टेक्निकली फेल और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, करण ने फाइल को टेबल पर पटकते हुए कहा। उसके पापा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दैट डज नॉट मैटर करण, तुम्हारे पापा लॉयर हैं। मुझे सबूत बनाने भी आते हैं और मिटाने भी, क्योंकि आप हर बार सच बोलकर सच की लड़ाई नहीं जीत सकते। और ये मामला तो मेरी अपनी फैमिली का है, तो कुछ भी हो जाए वो लड़की कृतिका नहीं बचने वाली। सो जस्ट वरी माय बॉय। इतना बोलकर वो खड़े हो गए और अपने कमरे की तरफ जाने ही वाले थे, तभी वो रुक गए और पलट कर बोले, और हाँ, मैं तुझे जानता हूँ, तो उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अभी बस रिति के बारे में सोच, उसके लिए तुझे अपने ईमान को साइड में रखना पड़ेगा। चल अब मुझे सोना है, तू भी सो जा, तू भी सो जाना टाइम से। गुड नाइट। गुड नाइट, करण ने थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और करण सोच में पड़ गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। 11:30 बज गए, रिति अब तक आई नहीं। उसने अपना फ़ोन लिया और रिति को कॉल किया। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? करण ने बार बार कॉल किया लेकिन उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं वंश को फ़ोन करके देख पूछता हूँ, करण ने सोचा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास तो वंश का नंबर ही नहीं है। रिति घर नहीं पहुंची तो करण कॉलेज पहुंच गया उसे ढूंढने, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी क्योंकि गेट तो ऑलरेडी बंद हो चुका था। करण परेशान हो गया। उसने फिर रिति को कॉल किया लेकिन उसने नहीं उठाया। करण गाड़ी में बैठा और घर जाने लगा, ये सोचकर कि हो सकता है रिति घर पहुंच गई हो। वो घर पहुंच गया और उसने कमरे में देखा तो रिति नहीं आई थी। अब करण को घबराहट हो रही थी। वो कुछ सोच पाए इससे पहले डोर बेल बजी और करण वक्त बर्बाद ना करते हुए भागकर दरवाजा खोलने के लिए गया। उसने बेसब्र होकर एक झटके में दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो कंफ्यूज हो गया। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर वंश खड़ा था रिति के साथ, लेकिन रिति को वंश ने पकड़ रखा था। रिति का एक हाथ वंश के कंधे पर था और दूसरे हाथ से उसने वंश की स्लीव्स पर अपनी मुट्ठी जकड़ रखी थी और वंश ने दोनों हाथों से रिति को उठा रखा था। और रिति के चेहरे चेहरे को तो वो देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सारे बाल उसकी शकल को ढक रहे थे। ये सब क्या है? करण ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर वो थोड़ी देर रुक कर बोला, तुमने इसे उठा क्यों रखा और इसे क्या हुआ? हे वंश, हम कब पहुंचेंगे घर? अचानक से रिति की आवाज़ आई, लेकिन आवाज़ सुनकर करण हैरान हो गया क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर करण को समझने में देर नहीं लगी कि वो सही हालत में नहीं है। तुम लोग शराब पी कर आए हो और तुम ड्रंक हालत में यहाँ तक ड्राइव करके आए हो? करण ने गुस्से से कहा और वंश ने डरते हुए अपना सर ना में हिलाया। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। ये बस रिति ने थोड़ी सी इतनी थोड़ी सी कि मैं इतनी थोड़ी सी कि वो खुद के पैरों में खड़ी भी नहीं हो पा रही है, और तुम्हारे कॉलेज में ये सब अलाउड है? करण ने गुस्से से कहा। तभी वंश ने डरते हुए कहा, नहीं, वो एक्चुअली हम लोग फेस्ट खत्म होने के बाद थोड़ा सा क्लब चले गए थे। करण कुछ बोल पाए उससे पहले वंश ने नर्वसली कहा, एक मिनट, आप कुछ भी कहना चाहते हैं कह लेना, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है। करण बहुत गुस्से में था और कंफ्यूज भी था। तभी वंश फिर बोला, एक्चुअली रिति को उठा उठा कर मैं काफ़ी थक गया हूँ। विल यू प्लीज़
करण ने बस अपनी आंखें घुमाई क्योंकि पहले तो वो जेलस था और दूसरा वो गुस्सा था कि वंश रिति को क्लब ले गया और उसको इतनी शराब पिला दी। उसने रिति को अपने बाहों में लिया और वंश थोड़ा रिलैक्स हो गया और वो जाने के लिए पलट ही गया था कि करण ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? वंश ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली और करण की तरफ फिर पलट गया और करण कुछ बोले से पहले वो नर्वसली मुस्कुराते हुए बोला, देखो करण, देखिए करण सर, दिखाइए, करण ने स्ट्रैंड फेस के साथ कहा, वो मैंने बस सजेस्ट किया था कि हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन रिति ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया और उसकी जिद की वजह से। वंश ने डरते हुए बोला और तभी करण ने गुस्से से बोला, मेरी शकल पे लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। नहीं, लिखा तो नहीं है, लेकिन आप हैं या नहीं इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, वंश ने हंसते हुए कहा, लेकिन वो एकदम चुप हो गया जब उसने देखा कि करण उसे गुस्से से घूर रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? करण ने गुस्से से कहा और वंश ने बस अपने होठों को एक साथ दबा दिया क्योंकि वो नर्वस था और फिर धीरे से बोला, सॉरी सॉरी माई फुट, मेरी अकल शायद घास चरने चली गई थी, मैंने रिति को तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया। करण ने रिति की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बहुत रोका लेकिन वो रुकी ही नहीं और शॉट्स पे शॉट्स पीती गई और मैंने तो आज तक शराब को अपने होठों से तक नहीं लगाया। मैं सच में बहुत शरीफ, ये रिति ही है जिसे हमेशा डेयरिंग चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, लेकिन वो होश में नहीं थी, तो एटलीस्ट तुम उसका फ़ोन उठा सकते हो ना? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था, करण ने गुस्से से कहा और वंश ने डरते हुए कहा, वो मुझे डर लग रहा था कि आप मुझ पर चिल्ला दोगे। सो तभी करण ने उसको घूरते हुए कहा, हो गया, नाउ गेट आउट, जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। हाउ रूड, आप मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रहे कि मैंने रिति को सेफली घर ड्रॉप किया और मुझे अंदर आने को भी नहीं बोला, एटलीस्ट अ फॉर्मेलिटीज आप मुझे इस तरह गेट आउट कर रहे हैं। सो मैनरलेस, हाउ रूड, आप मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रहे। करण ने वंश को घूर के देखा और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। करण रिति को अंदर ले जा रहा था तभी रिति ने बोला, ओ वंश, तू इतना स्ट्रांग है, मुझे उठाकर ले जा रहा है। ओ स्ट्रांग, सो 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 स्ट्रांग, अपनी नज़र उठाकर देखो, मैं वंश नहीं करण, और घंटा स्ट्रांग है तुम्हारा वंश, 2 मिनट भी नहीं उठा पाया वो तुम्हें, डरपोक कहीं का, करण ने कहा और वो अभी भी चल रहा था। रिति ने झट से अपना सर उठाकर देखा और बोली, ओह करण, तुम हो? तुम्हें पता है आज बहुत मज़ा आया, काश तुम भी मेरे साथ होते और मज़ा आता। आई मिस्ड यू हबी, रिति ने कहा और करण की गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके गालों पे किस किया। करण ने उस पे कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो उसे रूम में ले गया। उसने रिति को बेड पर लिटाया लेकिन वो उठकर बैठ गई। करण, करण ने रिति के पैरों से हिल्स उतारते हुए बोला। उसने रिति के सैंडल उतारकर जमीन पर रख दिए और फिर रिति ने फिर बोला और इस बार थोड़ा जोर से बोला, करण। करण ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोला, आगे कुछ बोलो। रिति ने बस एक स्माइल की और बोली, आई लव यू इतना सारा। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए बोला, ओके आगे। करण ने कहा, आगे क्या? हग मी टाइट एंड से रिति, लव यू टू, आई ओनली लव यू, रिति ने हंसते हुए कहा। अभी सो जाओ, कल बात करते हैं, करण ने कहा, लेकिन तभी उसे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ और रिति ने उसे जोर से बेड पर खींच लिया और उसके ऊपर आ गई। अब सिचुएशन ये थी कि करण बेड पर लेटा हुआ था और रिति उसके ऊपर थी। करण, रिति ने कहा और करण बस उसको देख रहा था। रिति, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छा, सबसे अच्छे। कितना अच्छा होता है अगर ये पूरी दुनिया तुम्हारी जितना अच्छी होती, या फिर हो सकता है कि मैं ही अकेली हूँ जिसके लिए कोई अच्छा नहीं है। रिति की आवाज़ बस उदास होने लगी थी। करण, मुझे बहुत हर्ट हुआ था जब दीदी वापस आई थी क्योंकि मैं तब बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी कि मैं किसी की भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, तो क्या पता तुम्हारी भी ना हो। तुम मुझे छोड़ के जाने वाले थे करण, रिति ने कहा और अब उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। रिति, क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे साथ शुरू से होता आ रहा है। दीदी ने भी मेरे साथ इतना बुरा किया, उन्होंने मेरे सामने तुम्हें चुना और अब मैं थक गई हूँ करण, लोगों से उम्मीद रख रख के। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रिति, मैं नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। करण कुछ बोल पाई से पहले रिति ने उसकी बात काट दी। मैं नहीं मानती, मैं और नहीं सह सकती।
ऐसा लगता है मेरा कोई अपना है ही नहीं। अब तो भरोसा नहीं है, कौन कब मुझे धोखा दे दे। क्या पता कल तुम भी। वो आगे कुछ बोल पाई से पहले करण ने उसकी बात काट दी। रिधि, बकवास बंद करो। कृतिका बेवकूफ़ है, उसे पता नहीं है तुम्हारी कीमत क्या है। वो नहीं जानती उसने क्या खोया है। ऐसा तुम्हें आज लगता है, क्या पता कल तुम भी मुझसे तंग आ जाओ। अब तो लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। अब तो तुमसे भी उम्मीद नहीं है। इतना कहकर वो ऊपर उठकर बेड पर करण के ऊपर से उठकर बेड पर बैठ गई। करण उसका दर्द समझ रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो उठा और उसने रिति का हाथ पकड़कर बोला, रिति, ऐसा मत बोलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बोलकर देखो। और रिति ने उसका हाथ झटक दिया। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करण। क्या हमेशा यही चलता रहेगा? मुझे तुमसे हर चीज़ खुद से बोलकर मांगनी होगी। क्या मेरी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम इतने बड़े होकर भी कुछ नहीं समझते। रिति, तुम क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए। वो आगे कुछ बोले इससे पहले रिति ने एक झटके में बोल दिया, वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। करण 1 मिनट के लिए शॉक हो गया। वो बस सोच रहा था रिति ने अभी अभी क्या बोला। रिति, उसने बोला, नहीं दे सकती, जानती हूँ मैं। रिति, ऐसी बात नहीं है, तुम अभी नशे में हो इसलिए ये सब बोल रही हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब के लिए। रिति ने फिर करण की बात काटते हुए कहा, और ये तुमसे किसने कहा कि मैं रेडी नहीं हूँ? करण, तुम आज भी यही सोचते हो कि मैं एक बच्ची हूँ। तुम आज भी मुझे सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हो। ये कोई प्यार नहीं है, तुम मेरे पति हो ही नहीं। अगर मैं खुद पूरे हक से नहीं बोल सकती कि तुम मेरे हो, और मुझे और इस इनसिक्योरिटी में नहीं घुटना, दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट मी। रिति, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल योर्स, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और वो बोलते बोलते रुक गया जब उसने देखा कि रिति उसकी बात को अनसुना करना चाहती है। वो समझ रहा था कि वो इनसिक्योर है। वैसे करण रिति से बहुत प्यार करता है और भी उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन वो अब तक इसलिए शांत था ताकि रिति को ये ना लगे कि करण उसे फोर्स कर रहा है, और रिति को वो और इनसिक्योर फील नहीं कराना चाहता था। उसने रिति को टच करने की कोशिश की, लेकिन उसने करण का हाथ झटक दिया। रिति, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो रिति को टच करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे बार बार हाथ झटक कर रोक रही थी। करण ने फाइनली रिति के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, काम डाउन, कहीं नहीं जा रहा मैं। अगर तुम ये सब सोच रही थी तो तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट एंड आई एग्री वी कैन टेक थिंग्स स्लो, लेकिन इन सब चक्कर में तुम इनसिक्योर हो रही हो। मुझे कैसे पता चलेगा? इफ़ यू केप्ट फैक्टिंग अ स्माइल। करण ने अपने अंगूठे से रिति के आंसू पोंछे। रिति बस अपनी लाल सूजी हुई आंखों से करण की आंखों में देख रही थी। करण ने रिति के करीब बढ़ा और रिति का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दोनों मुट्ठियों से करण की शर्ट पर पकड़ बना ली। करण ने पहले उसकी आंख पर किस किया, फिर उसने रिति के माथे पर चूमा, फिर नोज टिप पर, और आखिरी में उसने रिति के होठों के कोने पर हल्के से किस किया। करण ने रिति को पहले भी काफ़ी बार किस किया था, लेकिन वो स्वीट किस थी। लेकिन आज वो रिति को इंटेंसली किस कर रहा था, जो रिति के लिए काफ़ी नया था। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसकी पकड़ करण के शर्ट से छूट गई और उसके हाथ करण की शर्ट के अंदर चले गए और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, करण। करण ने रिति को बेड पर लेटाया और वो उसके ऊपर आ गया। करण के हाथ रिति की कमर पे थे और रिति अपने हाथों से करण के शर्ट के बटन खोल रही थी। करण अपने दोनों हाथों से रिति की कमर को छू रहा था और दूसरी तरफ वो रिति की गर्दन पर किस कर रहा था। अब तो करण ने अपनी शर्ट भी उतार दी थी। करण के हाथ रिति के पीठ तक पहुंचे और उसने रिति के ब्लाउज का हुक खोल दिया। अब तो रिति और करण दोनों के लिए कंट्रोल करना मुश्किल था। करण ने रिति का पल्लू उसके कंधे से हटाया और उसके ऊपर किस किया। रिति ने अपने हाथों से करण के बालों को कस के पकड़ लिया। उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। करण ने रिति की आंखों में देखा और रुक गया। प्लीज़ डोंट स्टॉप, रिति ने भारी सांसें लेते हुए कहा। रिति, अगर तुम्हें कभी भी लगे वी शुड स्टॉप तो जस्ट स्टे इट, करण ने कहा और रिति ने बस अपना सर हिलाया।
करण ने उसका ब्लाउज कंधे से नीचे सरकाते हुए उसके शोल्डर पे किस किया और बाइट करने लगा। रिति की उंगलियां करण के बालों पर और टाइट होने लगी। करण का हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से होकर साड़ी की प्लेट्स तक पहुंच गया। उसने रिति की प्लेट्स को अपने एक हाथ से बाहर खींच लिया और उसके बाद धीरे धीरे उसके बाकी कपड़े भी जमीन पर आ गए थे। करण अपने पैरों से रिति के दोनों पैर अलग करते हुए उसके पैरों के बीच लेट गया और अब रिति बेचैन हो रही थी। करण ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे प्यार से किस करने लगा और रिति भी करण को किस करने लगी थी। उसे किस करते टाइम रिति ने अपने दोनों हाथों से करण की गर्दन को हक कर लिया था और उसे पता भी नहीं चला कि करण कब उसके अंदर समा गया। अगली सुबह रिति ने अपनी आंखें खोली और उसके सर में अजीब भारी सा दर्द हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों में अपना सर पकड़ा और वो उठकर बैठ गई। उसने आसपास देखा, कमरे में कोई नहीं था। कमरे की और अपनी हालत देखकर उसे सब याद आने लगा। उसने थोड़ा सोचा और फिर बाथरूम में चली गई। वो नहाकर और तैयार होकर बाथरूम से बाहर आई। वो आकर बेड पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। एक तो उसके सर में नशे की वजह से काफ़ी दर्द था। तभी उसने जूतों की आवाज़ सुनी और नज़र उठाकर देखा तो करण था। करण, तुम पहले दवाई ले लो। करण ने रिति को ग्लास और दवाई पकड़ाते हुए बोला और उसकी साइड में बैठ गया। रिति ने दवाई ली और करण उसके साइड में बैठ गया। दवाई लेने के बाद रिति ने ग्लास साइड में रखा और बोली, करण, मुझे कुछ कहना है। कहो। करण, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। कल मैंने नशे की वजह से तुम्हारा फ़ायदा उठाया और तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया और तुम्हें मजबूरन मेरे साथ। और इतना बोलकर रिति रोने लगी। रिति, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज़ चुप हो जाओ। रिति फिर भी रोए जा रही थी। करण ने उसको हक किया और बोला, रिति, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मजबूरी की वजह से कुछ भी नहीं किया। तुम ये सब मत सोचो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिति, और तुम्हारे साथ गुजारे किसी भी लम्हे की वजह से मुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें मजबूर किया? रिति ने रोते हुए कहा और करण को और ज़्यादा हक किया, क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो कि सबके बारे में सोचती हो। अभी तुम मेरे बारे में सोच रही हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हुआ दोनों की मर्ज़ी से हुआ। तो तुम ओवरथिंक मत करो। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तुमसे बात करने के लिए। जैसे ही करण ने कहा, रिति ने उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखा। रिति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी बातें शेयर करो। ये जो तुम मुस्कुराहट का मुखौटा पहनकर घूम रही हो, जब से कृतिका वाली बात चली है, ये तुम किसको दिखाने के लिए पहन रही हो? रिति, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी फेक स्माइल, बिकॉज इट्स इवन मोर पेनफुल। और दर्द को जितना छिपाओगी वो उतना बढ़ेगा। करण जो भी बोल रहा था वो दिल से बोल रहा था, क्योंकि जिस दिन से उसने रिति को कृतिका की सच्चाई बताई है, वो नोटिस कर रहा था रिति को दर्द तो बहुत हुआ है, लेकिन वो जानबूझकर उसे छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसमें तकलीफ उसे भी बहुत हो रही है। करण, तुम इतनी फिक्र कैसे कर लेती हो मेरी? थक नहीं जाते? क्योंकि मेरी अपनी बहन तो थक गई, रिति ने कहा। और तभी करण ने स्ट्राइटली कहा, हाँ, वो थक गई है। वो अच्छा होने का नाटक करते करते थक गई है, क्योंकि वो सिर्फ एक नाटक था। रिति को कभी तुम्हारी फिक्र थी ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो कभी भी तुम्हारे सामने किसी और को नहीं चुनती, मुझे भी नहीं। करण, मैं जानती हूँ ये बात। मैं तब से समझ रही हूँ जब से वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती थी वो नहीं करती मुझसे प्यार, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मैं उनसे प्यार और अपनापन रखूँगी तो उन्हें भी एक दिन मुझसे प्यार होगा, मेरी फिक्र होगी। लेकिन अब और नहीं सोचना चाहती। अभी मैं बस खुद को तुम्हारी बाहों में धंस कर रोना चाहती हूँ, अपना दुख कम करना चाहती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि क्या पता तुम भी कभी मुझे। रिति बोले जा रही थी, तभी करण ने उसके होठों पे अपनी उंगली रख दी और बोला, ये कभी नहीं होगा। और अगर तुम्हें सीने से लगाकर मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकता, अगर तुम्हें भरोसा नहीं दिला सकता कि तुम्हें मेरे सामने खुश होने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। रिति ने एक झटके में करण को हक कर लिया और रोने ही लगी। करण ने उसे कुछ भी नहीं बोला। उसने बस उसे अपने सीने से लगाकर उसका दिल हल्का करना चाहता था। उसने रिति के पीठ को सहलाया और उसके सर पर किस किया।
रिति बहुत खुश थी। उसे अब लग रहा था कि फाइनली कोई तो है जिसे उसका सिर्फ मुस्कुराता हुआ नहीं बल्कि रोता हुआ उदास चेहरा भी देखना है। उसे सिर्फ उसकी हंसी में नहीं दुख में भी उसका साथ देना है। रिति को पता चल गया था कि अब कृतिका उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं है और ना ही वो अब कुछ कर सकती है, क्योंकि करण उसे ऑलरेडी एक तगड़े केस में फंसा चुका था। लेकिन अभी भी एक शख्स था जिसकी नज़र में ये दोनों साथ में अच्छे नहीं थे और वो इस कहानी को पलटना चाहता था। क्या आप जानते हैं वो कौन है? ऐसा क्या करेगा? ऐसा क्यों करेगा? और सबसे ज़रूरी बात कि क्या वो सफल होगा? तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।